बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज। स्टडी ऑफ एमसीक्यूज के आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं और आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रेपिटेटिव एमसीक्यूज ऑफ एवरीडे साइंस। ये वाले जो एमसीक्यूज हैं ये बेस्ट हैं फॉर ऑल कंपैरेटिव एग्जामिनेशन। इसके अलावा जितने भी एकेडमिक एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में इनको तैयार कर सकते हैं और मोस्ट जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जितने भी अपकमिंग एग्जामिनेशन हैं या टेस्ट होते हैं जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशंस के या सीएसएस और पीएमएस के जो पोर्शंस होते हैं एवरीडे साइंस के, इन सब में इस तरह के क्वेश्चंस के आने की और रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज का और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंफॉर्मेशन आज के इस सेशन में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज कंडक्टेड टू डिटेक्ट एड्स। एड्स को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट जो है वो किया जाता है? दिस टेस्ट इज कॉल्ड एलिसा टेस्ट और एलिसा टेस्ट की फुल फॉर्म बनती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे ये फुल फॉर्म है एलिसा टेस्ट की, जो कि एड्स की डिटेक्शन के लिए कंडक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिटी स्कैन इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ व्हाट एब्रिविएशन। सिटी स्कैन के नाम से तो आप सभी वाकिफ़ हैं कि सिटी स्कैन किया जाता है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम से मुताल्लिक होता है। ये फुल फॉर्म इसकी क्या बनती है? ये काफ़ी दफ़ा एग्जामिनेशन में ये रिपीट हो चुका है। तो इसकी फुल फॉर्म बनती है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड tomography is the full form of test CT scan. Next question is MRI stand for what terminology? MRI भी एक CT scan से मिलता जुलता एक टेस्ट है। ये भी नर्वस सिस्टम और बैकबोन के हवाले से मोस्टली ये टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या बनती है? सो MRI stands for magnetic resonance imaging. Magnetic resonance imaging is the full form of MRI. What is the percentage of water in human body? इंसानी जिस्म में पानी की मिकदार कितनी है या उसकी कितनी परसेंटेज पानी के ऊपर मुश्तमिल है? इन इंसानी जिस्म में पानी की परसेंटेज कितनी है? तो ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट्स ऑफ 60% ऑफ वाटर। इंसानी जिस्म जो है वो 60% पानी के ऊपर मुश्तमिल है जो उसके ऊपर बेस करता है। पानी के हवाले से ज़रूरियात हैं, इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा हैं चूँकि हमारा जिस्म 60% वाटर के ऊपर बेस करता है, लिहाजा जिल्द के अलावा भी हमारे जिस्म की ज़रूरियात के हवाले से पानी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसको मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है? दैट इज़ बैरोमीटर। The next question is which instrument is used to measure pressure? ये जनरल प्रेशर की बात की जा रही है कि जनरल प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है? सो दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड मानोमीटर। यहाँ दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं और प्रेशर से रेलिवेंट है, तो आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है और उनके बीच में जो डिफरेंस है उसको आपने समझना है। बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए मुख्तस है, यानी जो एटमॉस्फेयर का हमारे माहौल का जो प्रेशर होता है उसको मापने के लिए बैरोमीटर इस्तेमाल होता है। जबकि जो जनरल प्रेशर की बात की जाती है वो गैसेस का भी हो सकता है, किसी और चीज़ का भी हो सकता है। जब उसको जनरल कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं प्रेशर को, तो उसको मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं उसे मानोमीटर कहते हैं। तो इस तरह आपने बैरोमीटर और मानोमीटर और उससे रेलिवेंट जो प्रेशर हैं उसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड और डिफ्रेंशिएट करना है। हु वाज इन्वेंटर ऑफ माइक्रोफोन? माइक्रोफोन किसने इजाद किया था? एंड दैट फेमस साइंटिस्ट वाज अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हु इन्वेंटेड माइक्रोफोन इन 1876। इसकी इन्वेंशन के हवाले से भी और ईयर ऑफ इन्वेंशन के हवाले से भी काफ़ी दफ़ा एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो माइक्रोफोन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इन्वेंट किया था 1876 में, 1876 में उन्होंने माइक्रोफोन इजाद किया था। नेम द यूनिवर्सल ब्लड डोनर ग्रुप, यानी वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो हर किसी को ब्लड डोनेट कर सकता है, हर किसी को ब्लड दे सकता है? सो दैट ब्लड ग्रुप इज ओ नेगेटिव, जो यूनिवर्सल ब्लड डोनर ग्रुप है।
जबकि ए बी पॉजिटिव वो ब्लड ग्रुप है जो हर किसी से ब्लड ले सकता है, ये यूनिवर्सल ब्लड रेसिपिएंट ग्रुप है। तो यहाँ पे मैंने दोनों ग्रुप्स शामिल किए हैं ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक ब्लड डोनर ग्रुप क्यों है और एक दूसरा रेसिपिएंट क्यों, उसकी वजह क्या है। हमारे खून में जो ब्लड टाइप्स है उसकी क्लासिफिकेशन होती है प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस के ऊपर, यानी एंटीजेंस की मौजूदगी या गैर मौजूदगी के बायस ब्लड ग्रुप्स को डिटरमिन किया जाता है। जो ओ नेगेटिव टाइप ऑफ ब्लड है इसमें एंटीजेंस नहीं होते, लिहाजा ये ब्लड टाइप कि आप किसी शख्स को देंगे तो उसका जिस्म इसके ऊपर रिएक्ट नहीं करेगा। सो इस हवाले से ये यूनिवर्सली आप किसी शख्स को भी दे सकते हैं, यानी ये किसी शख्स के भी इस्तेमाल किया जा सकता है, हाँ उसकी ब्लड टाइप कोई भी हो, क्योंकि उस शख्स का जो इम्यून सिस्टम है वह इसके ऊपर रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें एंटीजेंस नहीं होते जो कि इंसान के इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट के खिलाफ। इसी तरह ए बी पॉजिटिव में एंटीबॉडीज नहीं होती, लिहाजा किसी भी टाइप का ब्लड जो है वो रिसीव कर सकता है। एंटीबॉडीज बेसिकली वो चीज है जो कि फॉरेन एलिमेंट्स हो उनके खिलाफ काम करती हैं, उनको डिटेक्ट करती हैं और उनके खिलाफ हमारे सिस्टम को रिएक्ट करती हैं। लिहाजा जो ए बी पॉजिटिव टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप है वो किसी भी शख्स से जो है वो ब्लड ग्रुप ले सकते हैं, क्योंकि उनके ब्लड में एंटीबॉडीज ए बी और RH फैक्टर के खिलाफ नहीं बनती, लिहाजा वो किसी से भी जो है वो ब्लड ले सकते हैं, यानी उनका सिस्टम जो है वो किसी भी ब्लड टाइप को एक्सेप्ट कर लेगा, उसके खिलाफ रिएक्ट जो है नहीं करेगा। नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म में सबसे बड़ा ग्लैंड किसे कहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड लिवर। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। नेम द लार्जेस्ट ब्लड वसल इन ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म में खून की सबसे बड़ी वसल जो है उसे क्या कहते हैं, सो दैट वसल इज कॉल्ड आओर्टा। नेम द मिनरल नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के हवाले से, खून को क्लॉट करने के हवाले से वो कौन सी मादनियात है जो बहुत ज़रूरी है, सो दैट मिनरल इज कॉल्ड कैल्शियम। ब्लड क्लॉटिंग के हवाले से कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसी से ब्लड क्लॉटिंग होती है। व्हाट इज डैक्टाइलोग्राफी, डैक्टाइलोग्राफी किसे कहते हैं, तो डैक्टाइलोग्राफी इज द साइंस ऑफ फिंगर प्रिंटिंग, यानी जो फिंगर प्रिंट्स होते हैं जो हर शख्स के यूनिक होते हैं, इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए जो साइंस इस्तेमाल होती है उसे डैक्टाइलोग्राफी कहते हैं। जो प्रोसेस है जिसके जरिए से फिंगर प्रिंटिंग को डिटेक्ट किया जाता है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, सो दैट इज कॉल्ड डैक्टाइलोग्राफी। व्हाट इज रॉ वाटर, रॉ वाटर किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड रॉ वाटर, जो पानी की सबसे खालिस किस्म होती है उसे रॉ वाटर कहते हैं। और इस रॉ वाटर में शामिल है रेन वाटर भी रॉ वाटर में शामिल है, ग्राउंड वाटर जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो भी रॉ वाटर में शामिल है, इनफिल्ट्रेशन का वाटर और लेक्स में जो वाटर पाया जाता है ये सारे वाटर जो है ये रॉ वाटर तस्वर किए जाते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर हैं। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड रॉ वाटर। तो रॉ वाटर और प्योर वाटर को आपने एक दूसरे के साथ ग्रुप की सूरत में याद रखना है कि रॉ वाटर इज प्योर वाटर और प्योर वाटर इज रॉ वाटर। नेम द कंपोनेंट ऑफ द बॉडी वर्क्स एज एन एनर्जी स्टोरेज डिवाइस इन ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म में वो कौन सा आज़ा है, ये वो कौन सा कंपोनेंट है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है, जो फालतू एनर्जी होती है उसको स्टोर करता है। सो इंसानी जिस्म में हम जो खुराक खाते हैं तो वो एक तो यूज़ हो जाती है और वो जो अनयूज फूड होती है वो स्टोर हो जाती है कहाँ पे, वो लिवर में और मसल्स में जाके स्टोर हो जाती है। ये जो रॉ मटेरियल में स्टोर्ड फॉर्म में जो एनर्जी होती है इसे ग्लाइकोजन कहते हैं, अदर फॉर्म में इसको कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं। यानी ये रेडीमेड एनर्जी है जो हमारे जिस्म में मौजूद है, तैयार शुदा मौजूद है, और जो ही हमारे जिस्म को एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है किसी एक्स्ट्रा काम के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारा जिस्म जो है ये स्टोर्ड एनर्जी होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लाइकोजन की सूरत में ये ले लेता है। और जब इंसानी जिस्म को ज़रूरत होती है एनर्जी की तो वो ग्लाइकोजन या कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज बन जाते हैं। तो इस तरह ये ग्लूकोज की सूरत
में हमारा जिस्म रेडीमेड एनर्जी जो है वो यूटिलाइज करता है, जो कि लीवर और इंसानी मसल्स में मौजूद होती है। तो इंसानी जिस्म में जो एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोरेज होती है वो कहाँ भी होती है, वो लीवर में होती है, मसल्स के सेल्स में होती है और इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और कार्बोहाइड्रेट्स होती है, जो किसी भी सूरत में रेडिली अवेलेबल होते हैं। व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स? रेड ब्लड सेल जिन्हें खून के सुर्ख जर्रात कहते हैं, उनकी लाइफ स्पेन क्या है? लाइफ ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज 120 डेज, 120 दिन होता है। जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका लाइफ स्पेन 120 दिन के ऊपर मुश्तमिल होता है। इसी के साथ अगर हम बात करें व्हाइट ब्लड सेल्स की, तो उनका लाइफ स्पेन होता है 12 से 20 दिन, यानी उनका लाइफ स्पेन इससे कम होता है। और अगर तीसरे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो ब्लड के ऊपर बेस करते हैं, दैट इज ब्लड प्लेटलेट्स, इन तीनों के मिलने से हमारा ब्लड बनता है व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। तो इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे ब्लड में शामिल होता है। तो रेड ब्लड सेल्स 120 डेज लाइफ स्पेन, व्हाइट ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पेन है वो 12 to 20 डेज है, जबकि जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं उनका लाइफ स्पेन 8 to 12 डेज है। तो ये तीन ही चीज़ों के जो लाइफ स्पेन है उस हवाले से आपने अच्छे तरीके से डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे हम चीज़ देखते हैं कि जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं उनका लाइफ स्पेन कम है, यानी 8 to 12 डेज। सो सबसे शॉर्टेस्ट लाइफ स्पेन किसका है? ब्लड प्लेटलेट्स का है, 8 to 12 डेज। सेकंड में आता है वाइट ब्लड सेल्स 12 to 20 डेज, जबकि सबसे ज़्यादा लाइफ स्पेन इनमें है रेड ब्लड सेल्स का 120 डेज। इनके साइंटिफिक नेम के हवाले से भी मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं। रेड ब्लड सेल्स का जो साइंटिफिक नेम है उसे इराइथ्रोसाइट्स कहते हैं, इराइथ्रोसाइट्स। व्हाइट ब्लड सेल्स को कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, जबकि ब्लड प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी किसने दरियाफ्त की थी? सो दैट इज द फेमस पर्सनैलिटी हेनरी बैक्यूरेल, हु डिस्कवर्ड द रेडियो एक्टिविटी इन 1896। ये नाम और ये ईयर आपने अच्छे तरीके से ज़हनशीन करने हैं कि हेनरी बैक्यूरेल ने 1896 यानी 1896 में उन्होंने रेडियो एक्टिविटी दरियाफ्त की थी। नेम द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। हमारी इस यूनिवर्स में सबसे कसीर तादाद में या सबसे ज़्यादा तादाद में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस और भी बनते हैं, यानी मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द एटमॉस्फेयर, और ये चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं। हम कोशिश करेंगे आज को उनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, यानी हमारी पूरी कायनात की बात की जाए पूरी यूनिवर्स में, सो दैट इज़ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। अगर हम बात करते हैं अर्थ के ऊपर, यानी अर्थ में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, तो ऑक्सीजन है। अब इसको चीज को कैसे आप रिलेट करके ज़हनशीन करेंगे? अगर हम अर्थ के हवाले से बात करते हैं तो अर्थ पर इंसान रहते हैं, और इंसान का जो सांस लेने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के बगैर इंसान के जिंदा रहने का तस्वर नहीं है। तो लिहाजा जमीन के साथ इंसानों का ताल्लुक है और इंसानों की जिंदगी का ताल्लुक जो है वो ऑक्सीजन के साथ है। तो इस तरह आप चीज़ों को रिलेट करेंगे। अर्थ की जो है वो एसोसिएशन बनती है ह्यूमन बींग्स के साथ, और ह्यूमन बींग का जिंदा रहने की सबसे बुनियादी चीज़ है वो ऑक्सीजन है। तो इस तरह ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट। इफ यू टॉक अबाउट द अबंडेंट एलिमेंट इन द एटमॉस्फेयर, तो वहां पे जो अबंडेंट एलिमेंट है वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन इज द अबंडेंट एलिमेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो ये तीन चीजें अलग अलग हो जाती हैं यहाँ पे। अर्थ के हवाले से हमने ऑक्सीजन को ले लिया, यूनिवर्स के हवाले से हम हाइड्रोजन को लेते हैं, और एटमॉस्फेयर के हवाले से हम नाइट्रोजन को आपने ज़हनशीन करना है कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द एटमॉस्फेयर इज नाइट्रोजन। व्हिच गैस इज यूज्ड इन अ रेफ्रिजरेटर टू कूल वाटर? रेफ्रिजरेटर में हमारे पानी को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? सो दैट गैस इज कॉल्ड अमोनिया, व्हिच इज यूज्ड इन आवर रेफ्रिजरेटर्स टू कूल वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड? हमारे ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? सो दैट पार्ट इज कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड के हवाले से जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला उसका पार्ट है उसे प्लाज्मा कहते हैं, दैट इज फ्लूइड पार्ट। दूसरा उसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसे रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसे व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, और फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट है उसे प्लेटलेट्स कहते हैं। सो दीज आर 4 मेजर एंड इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर ब्लड: प्लाज्मा, राइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। जो प्लाज्मा होता है वो फ्लूइड पार्ट है। नेम द साइंटिस्ट हु प्रूव दैट
प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, उस साइंसदान का नाम बताइए जिसने ये बात साबित की थी कि सैयारे जो है वो सूरज के गिर्द घूमते हैं। सो दैट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट इज कॉल्ड निकोलास कॉपरनिकस। निकोलास कॉपरनिकस वो पहला साइंसदान था जिसने ये बात साबित की थी कि सैयारे जो है वो सूरज के गिर्द घूमते हैं, यानी सन इज स्टेशनरी वाइल द रिमेनिंग प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। सो दैट इज व्हाई इसके नाम को आपने अच्छी तरीके से ज़हनशीन करना है, निकोलस कॉपरनिकस। नेम द आउटर मोस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बाहर वाला सैयारा कौन सा है? सो दैट इज नेपच्यून। इससे पहले प्लूटो था लेकिन वो उसको इस फैमिली से निकाल दिया गया 2006 में, तो अब जो आउटर मोस्ट प्लैनेट है वो नेपच्यून है। Who discovered blood circulation? Blood circulation किसने दरियाफ्त की थी? So that famous personality, that important personality is called William Harvey. He was an English physician who discovered blood circulation in 1628. विलियम हार्वी और 1628, ये दोनों डेट्स आपको याद होनी चाहिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं ब्लड सर्कुलेशन के हवाले से। इन विच फॉर्म एनिमल्स यूज नाइट्रोजन, जानवर नाइट्रोजन किस फॉर्म में, किस शक्ल में इस्तेमाल करते हैं? सो द एनिमल यूज नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट्स। नेम द मोस्ट डेंस एंड हैवीएस्ट प्लैनेट, दुनिया का सबसे बड़ा हैवीएस्ट और डेंस प्लैनेट कौन सा है? तो जाहिर है जनाब अर्थ है, जो इंसानों के ऊपर बेस करता है, यहाँ पे इंसान बसते हैं और इसी हवाले से इंसानों की एक्टिविटीज होती हैं, तो इस हवाले से द मोस्ट डेंस एंड हैवीएस्ट प्लैनेट इज अर्थ। व्हाट रिक्वायर्स फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन यानी लोहे के ऊपर जो जंग आ जाता है उसकी क्या असबाब होते हैं, कौन सी चीज़ें जो बनती हैं जिसकी वजह से जंग आ जाता है? तो ऑक्सीजन एंड वाटर, हवा और पानी, ये दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोहे के ऊपर जंग लग जाता है। स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय ऑफ व्हाट एलिमेंट्स, स्टेनलेस स्टील ये किन एलिमेंट्स से बनती है? तो इसके लिए जो बुनियादी एलिमेंट्स हैं उसे आयरन होता है, क्रोमियम होता है और निकल होती है। जो ये तीन चीज़ें जब मिलती हैं तो तीन चीज़ों के मिलने से, जो इन तीनों चीज़ों के मिलने से जो अलॉय बनता है उसे स्टेनलेस स्टील कहते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में आप इसको ICN की सूरत में याद कर सकते हैं। I फॉर आयरन, C फॉर क्रोमियम एंड N for nickel. The outer orbit of an atom contains what type of electron? जो किसी एटम का आउटर ऑर्बिट होता है या मदार होता है उसमें किस तरह के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? That electron are with negative charge. तो एटम के जो आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनमें नेगेटिव चार्ज होता है। The single acid which dissolves gold is called, वो वाहिद एसिड जिसमें गोल्ड जो है वो डिसॉल्व हो जाता है वो कौन सा है? So that acid is called aqua regia. Which two radioactive elements were separated by Marie Curie and Marie Curie in 1898? Marie Curie और Marie Curie दो फेमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी के दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को अलहदा किया था 1898 में। तो आपने नाम बताना है वो दो एलिमेंट्स कौन से थे। सो दीज टू एलिमेंट्स विच वर separated by Marie Curie and Marie Curie in 1898 were radium and polonium, और इसी इन्वेंशन की वजह से उनको जो है नोबेल प्राइज भी दिया गया था इस इन्वेंशन के बायस। सो मैरी क्यूरी एंड मैरी क्यूरी के हवाले से रेडियम और पोलोनियम की जो सेपरेशन है रेडियो एक्टिविटी के हवाले से वो इनके साथ एसोसिएट है, और ये कारनामा उन्होंने 1898 में किया था। वो डिस्कवर्ड नाइलॉन, नाइलॉन किसने इजाद की थी? वेलिस करोथर वाज द फेमस पर्सनैलिटी और साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड नाइलॉन। व्हाट इज यूज्ड टू कंट्रोल चेन रिएक्शन ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फिशन के दौरान चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए क्या चीज इस्तेमाल होती है? So boron is the chemical which is used to absorb neutrons to control chain reactions during nuclear fission. Nuclear fission के दौरान जो chain reaction होता है उसको कंट्रोल करने के लिए बोरॉन इस्तेमाल होती है, और ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको अब्सॉर्ब कर लेती है। सो ये इस्तेमाल होती है न्यूक्लियर फिशन के दौरान। What is added to aviation gasoline to prevent freezing of petrol? जो जहाज़ों में जो पेट्रोल इस्तेमाल होता है उसको फ्रीज होने से बचाने के लिए क्या चीज़ ऐड की जाती है? So that is glycol which is used to prevent freezing of petrol of aviation. जो पेट्रोल इस्तेमाल होते हैं, जो फ्यूल इस्तेमाल होते हैं जहाज़ों में, उसको फ्रीज होने से बचाने के लिए गैसोलीन में ग्लाइकोल इस्तेमाल होता है, ताकि जब वो बुलंदी पर जाते हैं तो वो पेट्रोल जम ना पाए, तो उसके लिए जो केमिकल इस्तेमाल होता है उसे ग्लाइकोल कहते हैं।
विच सोल्यूशन इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी के लिए कौन सा सोल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है? सो दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड सोडियम thiosulfate. Sodium thiosulfate is the solution which is used in photography. What is used in nuclear reactor as a moderator? न्यूक्लियर जो रिएक्टर होते हैं जहाँ से न्यूक्लियर एनर्जी पैदा होती है, उसमें क्या चीज़ एज ए मॉडरेटर के तौर पर इस्तेमाल होती है? सो हैवी वाटर इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज ए मॉडरेटर. कॉन्टैक्ट लेंसेज आर मेड फ्रॉम विच मटेरियल? कॉन्टैक्ट लेंसेज जो होते हैं वो किस मटेरियल के बने होते हैं? दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड. पॉलीविनाइल क्लोराइड के जरिए से कॉन्टैक्ट लेंसेज बनाए जाते हैं. व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए? विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो विटामिन ए का जो केमिकल नेम है उसे रेटिनॉल कहते हैं और इसका दूसरा नाम है कैरोटीन. सो दीज टू नेम्स आर द केमिकल नेम्स ऑफ विटामिन ए. विटामिन के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और ये एग्जामिनेशन में मुख्तलिफ तरीक़ों से पूछे जाते हैं, तो इस हवाले से आपने इसको अच्छी तरीके से ज़हनशीन करना है. विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल और इसका दूसरा नाम है कैरोटीन. फाइलोक्विनाइन इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन? किस विटामिन का केमिकल नेम फाइलोक्विनाइन है? एंड द आंसर इज विटामिन के. तो विटामिन के का केमिकल नेम है फाइलोक्विनाइन. अब आप इसको ज़हनशीन कैसे करेंगे? रट्टा आपने बिल्कुल भी नहीं लगाना. फाइलोक्विनाइन को आपने फाइलोके9 के नाम से याद रखना है, क्यों की जगह आपने के इस्तेमाल करना है. और जो ही के का अल्फाबेट आपके सामने आए तो आपने फौरन उसको विटामिन के के साथ एसोसिएट करना है. तो ये चीज़ें जो टेक्निकली ट्रिकी चीज़ें होती हैं उनको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आपने इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशंस और ग्रुप्स बनाने होते हैं ताकि आप रट्टा लगाने से बच जाएं और एग्जामिनेशन में जब आपके सामने ऑप्शंस आए तो आप फौरन उसको क्लिक कर सकें, उसको आइडेंटिफाई कर सकें. तो इस तरह आपने इसको फाइलोक्विनाइन को आपने फाइलोके9 के नाम से आपने ज़हनशीन करना है और के ऊपर आपने एम्फेसिस करना है. स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? एक बीमारी है जो बच्चों में बड़ी आम होती है, मुंह और मसूड़ों से खून आता है, वो सूज जाते हैं, ये स्कर्वी कहते हैं. ये किस विटामिन की कमी से होती है? तो दैट डिजीज इज कॉल्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी. तो सी और स्कर्वी आप दोनों को जब प्रोनाउंस करते हैं तो सी की आवाज निकलती है. तो यहाँ भी ये एसोसिएशन बड़ी इंटरेस्टिंग बन रही है, आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होगी. आप इस सी के कॉम्बिनेशन को आपने ज़हनशीन करना है. और विटामिन सी के अगर केमिकल नेम की बात की जाए तो वहाँ पे भी सी की प्रोनाउंसिएशन बड़ी वाज़ेह है. उसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड. तो एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी एंड स्कर्वी, तो इन तीनों जो वर्ड्स हैं इनमें सी के कॉम्बिनेशन आपको बड़ा वाज़ेह नजर आता है, जिसको बड़े आसानी के साथ आप मेमोराइज कर सकते हैं. पेरिफेरल न्यूरोपैथी और माइक्रोसाइटिक एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? किस विटामिन की कमी से पेरिफेरल न्यूरोपैथी या माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से जो है ये एनीमिया होता है, जिसे माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं. एनीमिया के हवाले से 3 विटामिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं. विटामिन B6, B9 जिसे फोलिक एसिड कहते हैं, विटामिन B12 जिसे साइनोकोबालामिन कहते हैं. तो ये तीनों इंपॉर्टेंट विटामिन हैं जो एनीमिया के हवाले से हैं. विटामिन B9 और B12 के हवाले से आपको पता होना चाहिए. इन विटामिन की डेफिशिएंसी से जो एनीमिया होता है उसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या मैक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं. वो बड़े लेवल का एनीमिया है, तो वो विटामिन B9 और B12 के साथ एसोसिएटेड है. यहाँ पे जो एनीमिया ये विटामिन B6 के साथ रेलिवेंट है वो माइक्रोसाइटिक यानी छोटा है, उनसे माइक्रो छोटी चीज को कहते हैं. तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया जो है ये विटामिन B6 के साथ, नंबर में भी देखें तो 6 छोटा है 9 और 12 से. तो इस तरह माइक्रोसाइटिक एनीमिया या पेरिफेरल न्यूरोपैथी, दीज आर द 2 डिजीज आर डिसऑर्डर्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद विटामिन B6. विटामिन B6 का केमिकल नेम है पायरोडॉक्सिन. हु फर्स्ट कॉइन्ड द टर्म विटामिन? किसने सबसे पहले जो टर्म विटामिन है वो कॉइन की थी या वो इजाद की थी? सो दैट फेमस पर्सनैलिटी वाज कैशमीर फंक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सी फंक कहा जाता है. 1912 में उन्होंने ये टर्म विटामिन जो है ये कॉइन की थी, कैशमीर फंक और सी फंक ने. द स्टडी ऑफ वुड इज कॉल्ड, लकड़ियों के मुतालिक जो मुताला किया जाता है उसे क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ वुड इज कॉल्ड ज़ाइलोटोमी. ज़ाइलोटोमी इज द स्टडी ऑफ वुड. दैट कम्स टू द एंड ऑफ दिस सेशन. आज का सेशन अपने इख्तिताम को पहुंचा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. आप दोस्तों से गुजारिश है मेरे चैनल द स्टडी ऑफ MCQs को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें, और मुझे जरूर अपने फीडबैक से आगाह करें कि आज का सेशन
आपको कैसा लगा और मजीद क्या चीजें हम इसमें ऐड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आने वाले किसी सेशन में किसी नए टॉपिक, किसी नए नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।